हेलो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक नया टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग या फेयर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फेयर वैल्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है और वो चाहते हैं कि मैं इसको उनको समझाऊँ, तो ये वीडियो स्पेशली मैं उनके लिए बना रही हूँ। देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ असेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस में हो रही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग हम डिफरेंट वैल्यूज़ पे करते हैं। एक वैल्यू वो होता है जिसको हमने जिस प्राइस पे ख़रीदा हुआ होता है, राइट, जिसको हम जब हम कैटेगराइज करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। सबसे पहला वैल्यू होता है आपका हिस्टोरिक कॉस्ट। अगर हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स देखें तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स में भी ये कहा गया है कि हम हमेशा हिस्टोरिक प्राइस पे असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स एट अ प्राइस एट विच आई परचेज दैट असेट। वो असेट मैंने जिस प्राइस पे ख़रीदा है, मैं उसको उस प्राइस पे रिकॉर्ड करती हूँ। इसको हम हिस्टोरिक कॉस्ट कहते हैं। बट विद द इवोल्यूशन, यहाँ पर जैसे जैसे और अमेंडमेंट्स आते गए और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते गए, यहाँ पर चेंजेस आने स्टार्ट हुए। तब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ नया सिस्टम जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग। फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जब भी आप असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, यू शुड रिकॉर्ड दोज असेट्स ऑन इट्स फेयर वैल्यूज़। अब जब हम फेयर वैल्यू की बात करते हैं तो दैट मीन्स फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में इस समय आपकी असेट की वैल्यू है और आपकी असेट को अच्छी तरह से जांचा परखा गया है और परखने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो फेयर वैल्यू है, राइट। एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने लास्ट ईयर एक कार खरीदी। कार को मैंने अपनी असेट्स में शो किया इन दी बैलेंस शीट। कार की वैल्यू मैंने वहाँ पर लिखी 6 लाख ऑफ रुपीज़, ठीक है। ये हिस्टोरिक कॉस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल मैं जब फिर से बैलेंस शीट बना रही हूँ तो मैं कार पे जा तो डेप्रिसिएशन लगाकर वैल्यू को रिकॉर्ड करूँगी कि चलो 15% डेप्रिसिएशन था जो मैंने उस पर लगाया। 6 लाख पे 15% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरी कार की वैल्यू कम हो गई है, राइट। बट एक्चुअल में जब मैंने किसी असेसर को बुलाया, असेसर इज़ द वन जो आकर मेरी कार की कंडीशन को चेक करेगा और चेक करने के बाद बताएगा कि इसका एक्चुअल में क्या वैल्यू आता है। तो असेसर वुड कम एंड चेक द कार, द असेट। उन्होंने चेक किया अपने पैरामीटर्स पे और उन्होंने बताया कि इस कार की अब वैल्यू सिर्फ 3 लाख रुपए रह गई है। तो दैट मीन्स मुझे अपनी बैलेंस शीट में अब कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए? 6 लाख रिकॉर्ड करूं, 5,10,000 रिकॉर्ड करूं या फिर 3 लाख रिकॉर्ड करूं? तो अगर मैं 6 लाख रिकॉर्ड कर रही हूं तो मैं हिस्टोरिक कॉस्ट कर रही हूं। बट अगर मैं फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करती हूँ जो एक्चुअल में मार्केट वैल्यू है उस कार की अब, विच इज़ 3 लाख ऑफ रुपीज़, तो दैट मीन्स आई एम doing my accounting on the basis of fair value of the assets. So this is called fair value of accounting system, right? I hope ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें हम assets के लिए उनकी fair value को कैलकुलेट करते हैं और उस पर अपनी assets को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि फेयर वैल्यू में हमेशा प्राइस कम ही हो, कभी कभी प्राइजेस बढ़ भी जाते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि असेट्स हमेशा आपको कम प्राइजेस दे। एग्जांपल लेते हैं लैंड का। भाई, मैंने एक लैंड खरीदा, जब मैंने ख़रीदा था दैट लैंड वॉज ऑफ रुपीज़ 50 लैक्स, राइट। अब उस लैंड पे तो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे क्योंकि असेट था। बट जब उसका फेयर वैल्यू निकाला गया मार्केट में जाकर, जब उसका आज की डेट में वैल्यू निकाला गया तो उसका वैल्यू वॉज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। तो दैट मीन्स फेयर वैल्यू कभी ज़रूरी नहीं है हमेशा कम ही हो।
फेयर वैल्यू अप्रिशिएट भी हो सकती है, राइट। तो दैट मीन्स हमें असेट्स को हमेशा फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए। आई होप मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको समझा पाई हूँ। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है देन प्लीज़ राइट इट टू मी। मैं कोशिश करूँगी आपको और एग्जाम्पल्स दूँ और आपको इसके लिए नोट्स भेजूँ।